हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए। फर्स्ट है, कहता है कि 5000 केजी पर मीटर स्क्वायर घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु के टुकड़े का कह रहा है आपको यहाँ पे आयतन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर कीजिए। भार जो है दे दिया गया है कितना, तो W बराबर क्या होता है mg। ये दे दिया गया है 10.8 न्यूटन। ठीक है, और g का मान जो है कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो m बराबर क्या होगा, यहाँ से यदि m देखें तो m बराबर होगा आपको W/g। ठीक है, m बराबर क्या होता है W/g। m बराबर होता है W/g, यानी ठीक है, तो m बराबर W/g, m बराबर W/g। तो यहाँ से जो हो जाएगा, तो देखिए m बराबर होगा W/g, या फिर घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बट्टा में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बट्टा में आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टा घनत्व, द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। ठीक है, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, पहले m निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 10.8। ठीक है, m बराबर 10.8 बट्टे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कितना हो जाएगा, यानी 1.08 kg। ठीक है, 1.08 kg। तो यहाँ से आपको निकल गया। अब आयतन निकाल लीजिएगा। तो आयतन जो निकल जाएगा, आयतन होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बट्टा में घनत्व, द्रव्यमान बट्टा में घनत्व। तो द्रव्यमान तो आप निकाल चुके हैं, द्रव्यमान कितना है 1.08। ठीक है, और घनत्व कितना दे दिया गया है 5000। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से यदि आप गुना कर देते हैं तो यह हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 दूनी 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 2 6 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा नीचे में 6 0, 6 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतना मीटर क्यूब। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, कहता कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट, कार्य इनपुट खाली स्थान होता है। तो फर्स्ट, तो देखिए कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है। आउटपुट कार्य जो है इनपुट से क्या होता है, तो कम होता है। घर्षण बल का मान सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन सतहों के बीच क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। 113 नंबर देखिए। कहता कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, खंड में कितनी उष्मा स्थानांतरित होगी। ठीक है, तांबे की विशिष्ट उष्मा आपको 386 दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए Q बराबर कितना दे दिया, Q होता है CM डेल टी, जहाँ C होता है विशिष्ट उष्मा। ठीक है, और Q जो है दिया गया उष्मा होता है, M द्रव्यमान होता है, डेल टी क्या होता है रूपांतरण। तो चूंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CM डेल टी। CM डेल टी, C होता है विशिष्ट उष्मा। ठीक है, Q होता है दिया गया उष्मा, और M होता है द्रव्यमान, डेल टी होता है जो है तापांतर। ठीक है, क्या होता है तापांतर। तो यहाँ पे Q बराबर देखिए, Q तो आपको पता ही है, तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, सॉरी Q निकालना होगा। तो Q बराबर हो जाएगा 386 विशिष्ट उष्मा, 386 गुने M, द्रव्यमान है 50 गुने, ठीक है 50, यहाँ पे है 50, और देखिए डेल टी,
50 गुने 10⁻³ kg में कन्वर्ट करना होगा। तो 50 गुने 10⁻³ kg, चूँकि ग्राम में है, ठीक है। और इंटू में यहाँ पे डेल टी निकाल लीजिए। तो डेल टी निकल जाएगा आपको 60-20, ठीक है। 60-20, ठीक है। 60-20। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 386 गुने 50, ठीक है, गुने 10⁻³, ठीक है। और कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यानी ये आ जाएगा फाइनली 772 जूल। 772 यानी 113 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो दूसरा ऑप्शन। तो चूंकि Q बराबर क्या होता है CM डेल टी, ठीक है। CM डेल टी, जहाँ C है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। M है आपको द्रव्यमान, डेल टी है तापांतर, Q है आपको दिया गया ऊष्मा। नेक्स्ट फिर कहता है कि 5 जो है एक समान प्रतिरोध वाले तार 1 ओम दिए गए हैं, आकृति के अनुसार जुड़े हुए हैं। यदि दोनों बिंदुओं द्वारा रेखा पर 2 समान तार को जोड़ दिया जाए तो A और B के बीच प्रतिरोध में अंतर। तो यहाँ पे देखिए, तो A और B, तो यहाँ पे देखिए 5 प्रतिरोध जो है श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 5 प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध 5 गुने कितना होगा 1, यानी 5 ओम, ठीक है। अब नया सर्किट व्हाइट स्टोन ब्रिज का पालन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है ये जो है क्या हो जाएगा, तो इस तरह से जो है आपको उसके बाद देखिए ये इस तरह से, इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है 1 ओम, ठीक है। 1 ओम, 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम। तो देखिए कुल प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। तो इसलिए बदला हुआ प्रतिरोध होगा 5 ओम माइनस 3 ओम, कितना होगा, तो 2 ओम, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो बदला हुआ प्रतिरोध जो हो जाएगा यहाँ से 2 ओम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। देखिए कहता है कि जब ध्वनि हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिवर्तित रहेगा। आवृत्ति, जब कोई ध्वनि या प्रकाश तरंग अपवर्तन से गुजरती हैं तो उसकी आवृत्ति स्थिर रहती है क्योंकि उसके चरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूँकि वायु जल की सतह पर वायु के कंपन अणु जो है अपने कंपन को समान आवृत्ति पर पानी के अणुओं में स्थानांतरित करते हैं तो जल में ध्वनि तरंग की आवृत्ति समान रहेगी किंतु तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, ठीक है। तो जब ध्वनि हवा से पानी में जो अपरिवर्तित होती हैं तो निम्नलिखित में से कौन जो अपरिवर्तित रहेगा, तो आवृत्ति। नेक्स्ट कहता एक चिकना अनंत तल जो है क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर जो अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। फिर कहता है कि अधस्थल तक पिंड के पहुंचने में लगा समय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो देखिए कण जो है चिकने अनंत समतल पर हैं अतः वह स्मॉल जी के स्थान पर, ठीक है, स्मॉल जी के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको स्मॉल जी के स्थान पर जी साइन थीटा यदि आप लेते हैं, जी साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। तो प्रारंभिक चाल यहाँ पे u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। गति का समीकरण s बराबर होता है u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से जो है l बराबर जो है आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे होगा s बराबर u t प्लस हाफ,
ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा एल बराबर हाफ, तो यहाँ पे एल निकल जाएगा 1/2 जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा 2L, तो टी स्क्वायर बराबर जी साइन टी। अब यहाँ से टी स्क्वायर बराबर होगा 2L बटा में जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा 2L, ठीक है 2L जी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो टी बराबर क्या होगा √2L/जी साइन थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा, तो यहाँ से एल बराबर होगा h/, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए एल का मान। एल का मान निकल जाएगा आपको h बट्टा में साइन थीटा। ठीक है, h बट्टा में साइन थीटा, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा √2h बट्टा में जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा 1/sin थीटा बाहर। ठीक है, √2h/जी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होने वाला है आपको तीसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/sin थीटा √2h/जी। ठीक है, 1/sin थीटा √2h/जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 117, कहता है यदि F न्यूटन का बल लगाकर जो 25 केजी द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो F का मान। तो देखिए यहाँ पे जो है, तो कार्य का विस्थापन जो है W बराबर दिया गया है 480 जूल। ठीक है, आपको F पता नहीं है, यहाँ पे S दे दिया गया है जो 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर क्या होता है F/S, W बराबर होता है F/S, यानी 480 बराबर F/15। ठीक है, F/15। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको 15 से ये कट जाएगा, F का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 32 न्यूटन। कितना आ जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन F का मान यहाँ से निकल जाएगा आपको 32 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक 118 का होगा दूसरा, यानी आवृत्ति मॉड्यूलेशन। तो श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु, ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा आवृत्ति से मुक्त होती हैं। तो दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आपको आवृत्ति मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि एक 80 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 केजी की एक बंदूक से इतना मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का जो प्रशिक्षित वेग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 119 में यदि देखें तो यहाँ पे निकाल लीजिए आपको, ये हो जाएगा, तो एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 3 केजी की एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप में दागी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से mu + mv बराबर क्या हो जाएगा 0। mu + mv बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। तो यहाँ पे देखिए mv, या फिर यहाँ पे कैपिटल M ले लें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप माइनस यू बराबर हो जाएगा -mv बट्टा में कैपिटल M। ठीक है, तो माइनस यू बराबर, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा u बराबर हो जाएगा -mv बट्टा में कैपिटल M। ठीक है, तो माइनस कैपिटल M का मान कितना है 40,
ठीक है, 40 गुने 10⁻³ क्योंकि ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट कर लिए। और गुना में कितना हो जाएगा, अब भी हो जाएगा गुना में 150, गुना हो जाएगा आपको 150। अब बट्टा में जो है बट्टा में कितना 3, बट्टा में 3। ठीक है, इसको ये आप जो सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। 120 का 3, संगीत। तो संगीत की आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। शोर की आवाज़ में ध्वनि की तीव्रता कम होते हुए भी सुखद नहीं लगता। बच्चे या लड़कियों की आवाज़ उच्च पिच वाली होती हैं। वयस्क मानव या लड़कों की आवाज़ निम्न पिच वाली होती है। नेक्स्ट 121 नंबर देखिए। कहता लकड़ी का एक जो है गुटका पानी इसका घनत्व दे दिया गया है कि ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है। लकड़ी का घनत्व इतना में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 30% भाग पानी के ऊपर है तो 70% भाग पानी के नीचे होगा। 30% यदि पानी के ऊपर है तो 70 भाग क्या होगा, नीचे होगा। तो देखिए वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बट्टे वस्तु का कुल आयतन, ये बराबर होगा वस्तु का घनत्व बट्टे जल का घनत्व। ठीक है, और कुल आयतन कितना है, एक जल में डूबा हुआ भाग है 70। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो जल में डूब, तो यहाँ पे जो है वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन। ठीक है, अब बट्टे में कुल आयतन, मान लीजिए 100%। लकड़ी का घनत्व, तो लकड़ी का घनत्व यहाँ पे होगा बराबर में हो जाएगा लकड़ी का घनत्व और बट्टे में जल का घनत्व। तो जल का घनत्व आपको तो दे ही दिया गया है 10⁻³ ठीक है, यहाँ से परसेंटेज की यदि बात कीजिएगा तो हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.71, 0.7/1। तो लकड़ी का जो घनत्व निकल जाएगा ये 0.7 × 10⁻³ कितना 3। ठीक है, तो यानी 700 kg/m³। ठीक है, तो याद रखना वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बट्टे वस्तु का कुल आयतन बराबर था वस्तु का घनत्व बट्टे जल का घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। देखिए कहता है रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। 122 का तीसरा, यानी सभी पारदर्शी माध्यम के रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं तब इसकी प्रकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। ठीक है, तो रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यमों के। नेक्स्ट कहता पराश्रव तरंगों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन को चुनिए। तो 123 का जो हो जाएगा आपको चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक है, क्या हो गया आपको श्रव्य। एक होता है अवश्रव्य ध्वनि, यानी तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे हैं। ठीक है, इसका उपयोग संकेतक के रूप में किरो। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 124 है। कहता है कि एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो दूसरा ऑप्शन यानी वैद्युतीय ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युतीय ऋणात्मकता। तो यहाँ पे देखिए वैद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। विद्युत ऋणात्मकता
ही सीधे जो है, विद्युत ऋणात्मकता ही सीधे संभव नहीं है, यह अन्य परमाणविक व आणविक गुणों से गणना करके निकाली जाती है। 125 कहता है कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो आपकी जो है हथेलियाँ में ठंडक महसूस होती है। दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किसके कारण होता है? 125 का फर्स्ट वाष्पन। तो जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेलियाँ पर ठंडक महसूस होती हैं, ऐसा वाष्पन के कारण होता है। नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल के लिए वाष्पन के गुण ऊष्मा का मान जो है, जल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान 540 कैलोरी पर ग्राम। देखिए, कार्बन के ऑक्सीजन में जलने की अभिक्रिया को समीकरण द्वारा निरूपित किया गया है। C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा। जब 9.0 ग्राम ठोस कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में जलाया जाता है तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव्यमान होगा। तो देखिए 127 का जो राइट आंसर होने वाला है, 126 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो ये होगा 22.0 ग्राम। तो यहाँ पे यदि आप देखें 22.0 ग्राम, तो यहाँ पे दिया गया है सी बराबर कितना, 9 ग्राम, यानी 9/12 यानी 3/4। ठीक है, अमूल कितना है, 0.75 मूल। ठीक है, तो O2 यहाँ पे 16 ग्राम यानी 16/32। ये कितना होगा, 1/2 मूल, 1/2 मूल। ठीक है, तो 0.50 मूल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 0.5, तो 0.5 मोल SO और CO2 इस रूप में 0.5 मोल होगा। 0.5 गुने 442 यानी 22 ग्राम। 22 ग्राम CO2 की मात्रा कितना होगा? तो CO2 की मात्रा जो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो 22 ग्राम हो जाएगा, यानी 126 का हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती हैं? तो तीसरा योगात्मक अभिक्रिया। तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में योगात्मक अभिक्रिया उपयोग होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, जैसे FeSO4 Fe प्लस CuSO4, ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट देखिए, कहता है मसालों और खाद जो है परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। चौथा ऑप्शन। तो देखिए, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। तो जिस यौगिक या पदार्थ के निर्माण में सोडियम या क्लोरीन का उपयोग होगा वहाँ हम साधारण नमक का उपयोग जो कर सकते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, फिर है बेकिंग सोडा NaCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट 129 है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से एक गैस A बनती है। जब A को यौगिक B के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो दूसरा यौगिक C बनता है, जिसका उपयोग अनेक रासायनिक उद्योगों A, B और C में ऑक्सीकारक के रूप में क्रमशः होता है। तो 129 का यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी Cl2 CaOH के होल 2 CaOCl2। ठीक है, तो NaCl यहाँ बनेगा Na प्लस Cl2, Cl2 प्लस CaOH2 ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ पे देखें 130 देखिए, कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? 130 का तीसरा ऑप्शन यदि आप देखें, यानी B और D। देखिए, B और D यानी परमाणु संख्या 12 वाला एक तत्व और परमाणु क्रमांक 19 वाला एक तत्व। तो देखिए, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 19। ठीक है, तो मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 और कैल्शियम परमाणु क्रमांक 19 क्षारीय ऑक्साइड की मूल शक्ति क्रम में जो ये हो जाएगा आपको MgO <CaO <SRO
लेस देन BaO। नेक्स्ट 131 नंबर देखिए, कहता है कि एक तत्व X परमाणु क्रमांक 20 दूसरे तत्व Y परमाणु क्रमांक 17 के साथ अभिक्रिया करता है और एक यौगिक Z बनाता है। इस यौगिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 131 का होगा दूसरा ऑप्शन। X और Y इलेक्ट्रॉनों के विभाजन के कारण जुड़े हैं। तो देखिए परमाणु क्रमांक 20 यानी तो X+2 या Ca+2, परमाणु संख्या 17 यानी Y-1 या Cl-1 आयनिक यौगिक Z जो बनेगा ये बनेगा XY2। ठीक है, XY2 यानी X1Y2 कैल्शियम के कारण यह लौह को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। 131 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा X और Y इलेक्ट्रॉनों के विभाजन के कारण जुड़े, ये सही नहीं है। नेक्स्ट फिर है कि रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। 132 का तीसरा यानी इथाइल मरकप, ठीक है, मरकप्टन। तो देखिए रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है इथाइल मरकप्टन का हवा में प्रसार करके। इथाइल मरकप्टन सल्फर के यौगिक होते हैं। कहता है कि कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध जो है कर सकता है, उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। 133 का 2 क्रोमियम। तो देखो स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। फिर कहता है कि X वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X आधिक्य में स्रावित होता है तो यह जो अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार करने के लिए किया जाता है। X और Y क्या है? तो 134 का हो जाएगा आपको फर्स्ट, यानी X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे है कि पेरिटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करती हैं। यह एक प्रबल अम्ल जो भोजन के पाचन में मदद करता है। आमाशय में HCl अम्ल की सांद्रता प्रबल होती है, यह पाचन में मदद करती हैं और भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इसी तरह जो है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन। तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टली बनाने की क्रिया को क्रिस्टल या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल के लिए विलयन का प्रयोग किया जाता है या कभी कभी जो सीधे गैस से ही क्रिस्टल जमा लिए जाते हैं। क्रिस्टलन एक रासायनिक ठोस द्रव जो विलगीकरण तकनीक है जिसमें विलेय द्रव विलयन से विस्थापित होकर शुद्ध ठोस पर चला जाता है। रासायनिक इंजीनियरी में क्रिस्टलन के लिए क्रिस्टलकारी का उपयोग किया जाता है। तो कहता कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। कहता कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? 136 का जो हो जाएगा फर्स्ट, यानी छींक आने पर अपनी नाक की मुंह ढककर रखें। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोई व्यक्ति जो टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है, फिर तुरंत टिश्यू को एक बंद डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो तीसरा ऑप्शन समरूप अंग। तो देखिए अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जिसे पक्षी के पंख
और घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद आदि वे अंग जो समान कार्य करते हैं और देखने में भी समान है लेकिन उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं, जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। कहता कौन सा जो है कथन सत्य है? दूसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। तो ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि उस हार्मोन का चयन कीजिए जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए सर्वोत्तम संतुलन प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन वह हार्मोन है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। फिर देखिए थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के आंतरिक लोब द्वारा स्रावित होता है। अतः मानव में लैंगिक प्रजनन में मादा की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश शामिल होता है। उसके बाद मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन होता है? तीसरा फैलोपियन ट्यूब। तो गर्भावस्था की शुरुआत निषेचन से होती है। कहता जब एक महिला का अंडा पुरुष के शुक्राणु से जुड़ता है। निषेचन आमतौर पर एक फैलोपियन ट्यूब में होता है जो एक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। यदि निषेचित अंडा सफलतापूर्वक फैलोपियन ट्यूब से नीचे चला जाता है और गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है तो एक भ्रूण बढ़ने लगता है। कहता जिस फूल में पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं उन्हें उभयलिंगी फूल कहा जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा फूलों का जोड़ा उभयलिंगी है? दूसरा ऑप्शन यानी तो हिबिस्कस सरसों। तो उभयलिंगी या पूर्ण फूलों में नर एंडोएशियम और मादा जो गाइनोशियम दोनों जो है प्रजनन संरचनाएं होती हैं जिसमें पुंकेसर और अंडाशय शामिल होते हैं। इसमें जो हिबिस्कस सूरजमुखी, गुलाब, ठीक है, गुलाब, उसके बाद है आम, ट्यूलिप, लिली और सरसों शामिल है। हिबिस्कस एक फूल का उदाहरण है जिसमें पुंकेसर और कार्पेल दोनों होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव के लिए उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो 142 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। कहता धमनियाँ हमेशा रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं जबकि शिराएं हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। तो धमनियाँ रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी जो है आर्टरी में रक्त के अपवाद के साथ यह रक्त सामान्य रूप से ऑक्सीजन युक्त होता है। फिर है कि नसें जो है ट्यूब जैसी पारभासी संरचनाएं होती हैं जो पुनः ऑक्सीजन के लिए ऊतकों से हृदय तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाकर कार्य करती हैं। कहता समयुग्मजी लंबे पौधे का बोने के साथ संकरण कराने पर पौधे का उत्पादन किस अनुपात में होगा? दूसरा ऑप्शन यानी एक समयुग्मजी लंबा, एक समयुग्मजी बोना और 2 विषमयुग्मजी लंबा होता है। तो विषमयुग्मजी की यदि बात करें तो लंबे पौधे के श्रृंग बनने से F2 पीढ़ी उत्पन्न होती हैं जिसका जीनोटाइपिक अनुपात 1 TT समयुग्मक लंबा 2 जो है ये कैपिटल T स्मॉल t विषमयुग्मजी लंबा होता है। फिर जो है स्मॉल tt जो है ये समयुग्मजी बोना होता है। कैपिटल TT ये समयुग्मक लंबा होता है। कैपिटल T स्मॉल t ये विषमयुग्मजी लंबा होता है। ठीक है, ये होता है आपको समयुग्मजी लंबा, ये होता है विषमयुग्मजी लंबा। स्मॉल tt ये होता है समयुग्मजी बोना। ठीक है, क्या होता है? समयुग्मजी बोना होता है। नेक्स्ट
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी एक समयोजनी लंबा, एक समयोजनी बौना और दो समयोजनी लंबा। ठीक है, कहता है कि पेशी रेशे 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। अरेखित पेशियों के लिए सही कथन 144 का होगा दूसरा, यानी धुरी के आकार का आशाखित, अस्थिर, एक केंद्रीय और अनैच्छिक। तो एक अनैच्छिक जो है धारीदार मांसपेशी एक चिकनी पेशी है। वे धुरी के आकार के होते हैं जिनमें एक केंद्रीय स्थिति के साथ एकल नाभिक होता है और धारियां अनुपस्थित होती हैं। फिर कह रहा है कि मेडुला ऑब्लागेंटा पश मस्तिष्क का एक भाग है और अनुमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। यह कई केंद्रों के माध्यम से शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। इससे शरीर की कौन सी क्रिया नियंत्रित होती है? 145 का हो जाएगा आपको चौथा ऑप्शन। तो देखिए मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है, यानी माइलेस फेलोन रीढ़ की हड्डियों के साथ निरंतर जो ब्रेन स्टेम का निचला आधा भाग होता है, इसका ऊपरी भाग पोन्स के साथ निरंतर जुड़ा होता है। फिर है कि मेडुला में हृदय गति, श्वास, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले जो हृदय श्वसन, उल्टी और वाहिका प्रेरक केंद्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पौधे अपने जड़ों, तनों और पत्तियों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल मूलरोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये बालों की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं जब, तो देखिए जब जो है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा, जब सेल सैंप में नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए उच्च पौधे में मिट्टी के पानी से जड़ के रोम के माध्यम से पानी अवशोषित होता है। जड़ के मूल रोम की दीवारें पानी के लिए पारगम्य होती हैं और प्रकृति में हाइड्रोफिलिक होती हैं। इनमें जो है कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, रिक्तिकाएं होती हैं। जब सेल सैंप में नमक की मात्रा अधिक होती हैं तो ये मूल रोम की जड़ें पानी को सोख लेती हैं। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से किस समूह में आप एक पौधे को रखेंगे जो बीजाणु और भ्रूण पैदा करता है लेकिन बीज और संवहनी ऊतक की कमी है? 147 का दूसरा, ब्रायोफाइटस। ठीक है, तो ब्रायोफाइटस जो है छोटे गैर संवहनी पौधे हैं जैसे काय, लिवरवॉर्ट्स और हार्नीवॉर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है कि ब्रायोफाइटस भी जो आवास की गुणवत्ता के बहुत अच्छे संकेतक हैं, क्योंकि इस समूह में कई पौधों की प्रजातियां वातावरण में नमी के स्तर के प्रति संवेदनशील हैं, जो अंशतः आवासों में कम है क्योंकि वहाँ छाया कम है। ठीक है, ब्रायोफाइटस में जो बीज या फूल नहीं होते हैं, इसके बजाय वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा था किस समूह में आप एक पौधे को रखेंगे जो बीजाणु और भ्रूण पैदा करता है लेकिन बीज और संवहनी ऊतक की कमी है? तो ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता मानव में उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग द्वारा निकाले जाते हैं। उत्सर्जी अंग का कौन सा भाग रक्त से यूरिया या यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट को निकालने में मदद करता है? तो तीसरा, गुर्दा। तो गुर्दे से नेफ्रॉन नामक छोटी जो है फिल्टरिंग इकाइयों के माध्यम से रक्त में यूरिया का निष्कर्षण होता है। नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुर्दा। नेक्स्ट, फिर कहता है वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट, मृदा में वायु उपस्थित नहीं है। तो देखिए पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान सेल पाई जाती हैं। कहता इसमें वायु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहता कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 150 का फर्स्ट, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। तो ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य
करती हो। अधिकांश उत्तकों का आकार एवं आकृति एक समान होती हैं। संक्षेप में समान रचना तथा समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हर उत्तक का अपना एक विशेष कार्य होता है। कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करते समय आपस में एक दूसरे से एक विशेष जो पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती हैं, इस पदार्थ को अंतरकोशिकी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर